स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल TMC नॉलेज में। और आइए देखते हैं ज्योग्राफी का ये 11वां प्रैक्टिस सेट है और ये प्रीवियस ईयर का पेपर भी है जो BPSC TRE2 की परीक्षा हुई थी 9 दिसंबर 2023 को। तो ये ज्योग्राफी का है। इसके पहले हिस्ट्री का प्रीवियस ईयर का पेपर अभी अपलोड किया गया है और पॉलिटी और इकोनॉमिक्स का भी तो पहले कर ही दिया गया है। तो आइए यहाँ से देखते हैं। और पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पूर्वी देशांतर और सबसे दक्षिणी अक्षांश है। और इसका सही जवाब है कि देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन बी है, यानी कि ये भारत का सबसे पूर्वी देशांतर यानी कि 97 डिग्री 25 मिनट जो है ये भारत का पूर्वी देशांतर है और 8 डिग्री 4 मिनट जो हैं ये भारत का सबसे जो है ये दक्षिणी अक्षांश है, यानी कि ऑप्शन बी सही जवाब है इसके लिए। नेक्स्ट इसका प्रश्न है, इसमें देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आप देखिएगा भारत का जो क्षेत्रफल है वो 32,87,000 यानी कि 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है, सही है। भारत के स्थलीय सीमा की जो लंबाई है 15,200 किलोमीटर है, ये भी सही है। और भारत की जो मध्याह्न रेखा है वो 82 डिग्री 45 ये मिनट ये जो पश्चिमी है, तो ये भी ये इसके लिए सही है, क्योंकि भारत की जो मानक ये रेखा है यानी कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के लगभग मध्य से गुजरती हैं और इसे ही इस देशांतर को देश का मानक समय भी माना गया है, जो मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती हैं और भारत के 5 राज्यों से होकर के गुजरती हैं। यानी कि सही ऑप्शन इसमें सभी सही हैं, यानी कि एक से अधिक इसके लिए सही जवाब हैं। नेक्स्ट है कि भारत की लंबाई और चौड़ाई की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा सही है। और आप देख सकते हैं कि भारत की लंबाई और चौड़ाई की दृष्टि से देखिएगा इसमें जो लंबाई है वो 3214 और 2933 किलोमीटर जो हैं ये भारत की लंबाई है और लंबाई और चौड़ाई है। इस तरीके से ऑप्शन बी सही जवाब है इसके लिए। और आप जानते हैं कि भारत जो है प्राचीन जम्बू द्वीप का एक भाग है और हिंद महासागर के नाम पर इसका नामकरण भी हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि मालाबार तट के संबंध में कौन सा कथन सही है। यहाँ पे सभी थ्योरेटिकल प्रश्न पूछे जा रहे हैं, कथन से संबंधित बहुत सारे प्रश्न हैं। मालाबार तट से संबंधित यानी कि मालाबार तट से संबंधित जो है इसमें कथन आप देखिएगा, भारत के पूर्वी तट के किनारे एक संकीर्ण मैदानी पट्टी है, गोवा के दक्षिण में पश्चिमी तटीय पट्टी है और मालाबार तट का अधिकांश जो है वो केरला में स्थित है। तो इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे सभी जो हैं कि ऑप्शन सही है, यानी कि एक से अधिक इसके लिए सही जवाब होंगे, यानी कि ये ऑप्शन डी सही जवाब होगा इसके लिए। नेक्स्ट है कि दक्षिण भारत की नदियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। दक्षिण भारत की नदियों के संदर्भ में यहाँ भी देख लीजिएगा, दक्षिण भारत में जो है ये दिखाना है कि नर्मदा नदी जो है सतपुड़ा श्रेणी के दक्षिण में बह रही हैं, ये सही है। और तापी नदी सतपुड़ा श्रेणी के दक्षिण में बह रही हैं। उसके बाद है कि नर्मदा विंध्य और सतपुड़ा पर्वतमाला के बीच से गुजर रही हैं। तो यहाँ भी एक से अधिक जो है इसके लिए कथन सही है। तापी नदी मध्य प्रदेश के बैतूल ज़िले के मुल्ताई नामक स्थान के निकट सतपुड़ा श्रेणी से ही निकलती हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे भी इसका ऑप्शन सही है, यानी कि एक से अधिक इसमें किस ऑप्शन जो है वो सही दिए गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से अब देखते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न है कि सिंधु और सतलज नदी के बीच स्थित हिमालय को क्या कहा जाता है। सिंधु और सतलज नदी के बीच जो हिमालय है उसको पंजाब हिमालय के नाम से जानते हैं। कश्मीर या पंजाब हिमालय सिंधु और सतलज नदी के मध्य में है और ये 560 किलोमीटर की लंबाई में जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में फैला हुआ है। इस तरीके से इसका सही जवाब ऑप्शन सी है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा ब्रह्मपुत्र नदी का सबसे बड़ा निवासित जो है कि नदी द्वीप है। माजुली, ये आप नाम सुने होंगे, काफ़ी आसान प्रश्न है कि माजुली द्वीप जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी का सबसे बड़ा निवासित नदी द्वीप है और यह द्वीप इस समय जो है कि संकटग्रस्त स्थिति में है तथा इसे संरक्षित करने एवं विश्व विरासत सूची में शामिल करने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। तो इस तरीके से माजुली द्वीप जो है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप भी है। नेक्स्ट प्रश्न है कि इसमें से निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी जो है खारे पानी की झील है। खारे पानी की झील कौन है। चिल्का झील इसका सही जवाब होगा। ये कहाँ है तो उड़ीसा राज्य में स्थित है और यह भारत की खारे पानी की एक तरीके से लैगून झील भी है और झींगा मछली उत्पादन के लिए ये काफ़ी प्रसिद्ध है। यहाँ से देखिए पुलिकट जो है, पुलिकट के विषय में आप जान सकते हैं कि ये झील जो है पुलिकट झील है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है और ये भी खारे पानी की लैगून झील है। और इसके बाद जो सांभर झील आप देख रहे हैं, सांभर झील राजस्थान के जयपुर से 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और सांभर झील भारत का सबसे यानी कि नमकीन या लवण युक्त जो है कि झील है। भारत में सर्वाधिक नमक गुजरात राज्य में तैयार किया जाता है, आप ये भी जानते हैं। इसके बाद के प्रश्न आप देखिए यहाँ से कि सुंदरबन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सुंदरबन यानी कि देखिएगा सुंदरबन के संदर्भ में भी यहाँ पे जो कथन दिए गए हैं, यानी कि अब विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है और इसका नाम सुंदरी पेड़ के नाम से लिया गया है
और यहाँ पे है कि यह रॉयल बंगाल टाइगर का घर है। यानी कि यहाँ पे एक से अधिक कथन जो है कि सही है। आप जानते हैं सुंदरबन के विषय में कि सुंदरबन बंगाल की खाड़ी के तटीय क्षेत्र में भारत और बांग्लादेश में गंगा और ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियों के डेल्टा का ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा पर फैला एक विशाल जो है कि मैंग्रोव ये पारिस्थितिक वन है। और सुंदर जो राष्ट्रीय उद्यान है, यानी कि भारत में मैंग्रोव ये वन के लिए हैं। और मैंग्रोव वन में सुंदरी नामक वृक्ष की अधिकता जो है कि ज़्यादा पाई जाती है। और ये बंगाल टाइगर का घर भी है, यानी कि एक से अधिक इसके लिए सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात शिव समुद्रम स्थित है। तो ये प्रश्न भी काफ़ी आसान है और काफ़ी चर्चित है। आप आसानी से इसको जानते होंगे कि कावेरी नदी के तट पर है ये, और ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात है, यानी कि कर्नाटका में है ये। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है कि कोरियोलिस बल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कोरियोलिस बल, इसके संबंध में बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो आप जानते हैं कि कोरियोलिस जो बल होता है एक प्रकार का हम कह सकते हैं कि अब एक आभासी बल है जो पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न होता है। और कोरियोलिस बल के कारण ही उत्तरी गोलार्ध में वायु की गति की दिशा जो है कि वो दाएं, वायु की गति की जो दिशा के दाएं तथा दक्षिणी गोलार्ध में गति की दिशा बाईं ओर माने उसमें बल लगता है। तो इस तरीके से इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ भी एक से अधिक कथन भी सही यहाँ पे भी हैं। तो इसका डी ऑप्शन सही है, यानी कि जितने जो कथन वाले प्रश्न हैं उसमें ज़्यादातर जो है कि कथनों को एक से ज़्यादा कथनों को सही ही दिया गया है, लेकिन फिर भी थोड़ी सी सावधानी और उसमें जानकारी की भी ज़रूरत है। अगला प्रश्न है कि विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिन राम, ये अपने भारत में ही है, मेघालय में है। अब जानते हैं कि विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है मासिन राम, जो मेघालय राज्य में स्थित हैं। और मेघालय के पूर्वी खासी पहाड़ी जिले का मासिन राम गांव चेरापूंजी को पीछे छोड़ करके, यानी पहले जो है कि चेरापूंजी जो नाम ये मेघालय का ही था, जो जहां पे सबसे ज़्यादा वर्षा होती थी, और अब वहां पे मासिन राम हो गया है। अगला प्रश्न यहाँ देखिए। तो अब नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में 70 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र में प्राकृतिक वनस्पति का वर्णन किस रूप में किया गया है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि भारत में जो है ये 70 सेंटीमीटर से जहाँ पे कम वार्षिक वर्षा वाले जो क्षेत्र हैं वह प्राकृतिक वनस्पति का वर्णन उष्णकटिबंधीय कांटे और झाड़ियों के रूप में वहाँ पे किया गया है। और इस प्रकार के वन में बबूल, बेर, खजूर और नीम के या खेजड़ी के जो है कि पेड़ ज़्यादा पाए जाते हैं। ऑप्शन बी सही जवाब है इसके लिए। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ से कि भारत में चंदन किस प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति में पाया जाता है। चंदन जो है तो ये पाया जाता है, चंदन का जो वन है ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनस्पति में पाया जाता है। और उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनस्पति लगभग 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में मिलते हैं। और यहाँ के जो प्रमुख पेड़ हैं, यानी उसमें सागवान है, सखुआ, शीशम, आम, महुआ और साल, त्रिफला और चंदन, ये वहाँ के प्रमुख पेड़ होते हैं। तो इस तरीके से इसका सही जवाब ऑप्शन ए में दिया है। नेक्स्ट यहाँ से देखते हैं, ये भी यहाँ पे कथनों से ही संबंधित प्रश्न है, देख लीजिएगा। इसमें सबसे ज़्यादा थ्योरेटिकल प्रश्न ज़्यादा पूछे गए हैं इसमें। और बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों से संबंधित हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों से संबंधित इसमें से कौन सी विशेषता है। तो यहाँ पे देखिएगा कि यह वन जो होते हैं वो 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में मिलते हैं, ये पहला सही है। और इसमें दूसरा है कि यह पेड़ सदाबहार घने, ऊंचे और स्तरीकृत होते हैं, और सभी पेड़ एक विशेष मौसम में एक साथ अपनी पत्तियां गिराते हैं। तो यहाँ पे ये सभी जो ऑप्शन दिख रहे हैं इसके संदर्भ में सही हैं। तो यहाँ पे यानी कि एक से अधिक कथन जो है सही होंगे इसके लिए। और नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा बायोस्फीयर जो है वो रिजर्व यूनेस्को द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त नहीं है। ये पूछ रहा है कि इसमें से किसको मान्यता प्राप्त नहीं है, इसमें से दिया गया है जो ऑप्शन दिए गए हैं। देखिएगा ऑप्शन में जो तीनों हैं, यानी कि नीलगिरी, सुंदरबन और मन्नार की खाड़ी, ये तीनों जो हैं ये यूनेस्को द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त जो है कि बायोस्फीयर हैं। भारत में 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, और जिसमें से 12 जो बायोस्फीयर रिजर्व हैं जिनको यूनेस्को के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त हैं, और जिसमें नीलगिरी, मन्नार की खाड़ी और सुंदरबन ये सभी जो हैं कि इसमें शामिल हैं। तो इस तरीके से इसमें पूछ रहा है कि मान्यता प्राप्त कौन नहीं है, तो इसमें सभी जो है कि मान्यता प्राप्त ही है। मान्यता प्राप्त वाला इसमें कोई नहीं है, इनके ऑप्शन ई सही जवाब है, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका अगला प्रश्न यहाँ से देखते हैं कि रियो डी जेनेरियो जो ब्राज़ील में है ये शहर, और पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 किसको संबोधित करने के लिए बुलाया गया था।
ये ऑप्शन इसका देख सकते हैं आप, और इसका बताना है कि इसमें से सही प्रश्न क्या है और इसका सही ऑप्शन क्या है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें से भी रियो डी जेनेरियो में जो 1992 का जो आयोजन किया गया था, वहाँ पे वो चूँकि बहुत से तथ्यों के लिए था, यानी कि इसमें जो है कि एजेंडा 21 का भी नाम दिया गया था, उसमें आप जानते हैं, और विकासशील देश से संबंधित कार्यक्रम के अंतर्गत वहाँ पे गरीबी निवारण और जनसंख्या नियंत्रण के लिए भी वहाँ पे बल दिया गया था। पर्यावरण संरक्षण भी उसका एक अपना प्रमुख मुद्दा रहा है। वैश्विक स्तर पर जो सामाजिक आर्थिक विकास इससे संबंधित हैं और विकसित विश्व की राजनीतिक संकटों से भी इसको उबारना था। तो इस तरीके से उसमें एक से अधिक जो है कि विषयों के लिए उनका आयोजन किया गया था। और नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय संसाधन नहीं है। नवीकरणीय संसाधन कौन सा नहीं है इसमें से, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि नवीकरणीय संसाधन इसमें से कौन पूछ रहा है कि कौन नहीं है। ऑप्शन है मिट्टी, हवा और कृषि। तो इसमें से उपयुक्त में से यानी कि सभी जो है कि क्या है कि इसमें से देखिएगा सभी जो है कि नवीकरणीय संसाधन ही हैं। आप जानते हैं कि नवीकरणीय संसाधन हम उसे कहते हैं जो लगातार उपयोग करने के बाद भी समाप्त नहीं होता है, जिसमें सूर्य, हवा, जल, मिट्टी और ज्वारीय ऊर्जा ये सभी नवीकरणीय संसाधन हैं। तो यहाँ जो ऑप्शन 3 जो दिए गए हैं वो सभी नवीकरणीय संसाधन ही हैं। तो उपयुक्त में से कोई नहीं इसका सही जवाब होगा, यानी कि ऐसा कोई नहीं है जो नवीकरणीय संसाधन नहीं हो। और इसका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन भारत में वनों की कटाई और सामुदायिक वनीकरण की सुरक्षा से संबंधित है। और ये तो काफ़ी चर्चित ये टॉपिक है। चिपको आंदोलन का नाम आपने सुना होगा कि भारत में वनों की कटाई और सामुदायिक वनीकरण की सुरक्षा से संबंधित है। ये आंदोलन उत्तराखंड में हुआ था और 1973 में ये आंदोलन चला था। जो उत्तर प्रदेश ही उस समय था, लेकिन अब उत्तराखंड हो गया है। चमोली ज़िले में ये आंदोलन हुआ था, और जहाँ पे लोग जो हैं कि वृक्ष से चिपक करके और वृक्ष कटाई का विरोध किए थे। नेक्स्ट है कि बहुउद्देशीय नदी परियोजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें से बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें ऑप्शन आप देखिए, इसको बाढ़ नियंत्रित करने और अतिरिक्त पानी की कमी वाले क्षेत्रों में मोड़ने के लिए विकसित किया गया है। यह नहर सिंचाई के विकास और जल विद्युत उत्पादन के लिए एक एकीकृत योजना है, और जलाशयों का निर्माण, जल भंडारण और जलीय कृषि के विकास के लिए किया जाता है। तो इसमें से देख सकता है कि इसमें से ऑप्शन सी है, ये जो है कि ऑप्शन उसमें से सही नहीं है। ये कथन सही नहीं है कि जलाशयों का निर्माण, जल भंडारण और जलीय कृषि के विकास के लिए किया जाता है। और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भर के सभी घरों में के छत पर वर्षा जल संचयन संरचना को अनिवार्य बनाने वाला पहला राज्य बन गया है। सही जवाब है कि जो ये तमिलनाडु जो राज्य हैं, यानी कि तमिलनाडु हैं। इसका सही जवाब है कि तमिलनाडु राज्य हैं जो सभी घरों में छत पर वर्षा जल का संचयन और संरचनाओं के लिए वहाँ पे अनिवार्य कर दिया गया है। और तमिलनाडु में ये योजना शुरू की गई है 2001 में। देखिए इसका 132वां प्रश्न यहाँ से है कि 132वां प्रश्न है कि गुजरात में नर्मदा नदी पर बने सरदार सरोवर बांध के लाभों में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य समूह शामिल हैं। ये बताना है कि सरदार सरोवर बांध जो बना था गुजरात में नर्मदा नदी पर बना था ये, तो उसमें कौन से ऐसे राज्यों का समूह है जो इससे लाभान्वित होते हैं। और इसका सही जवाब है देखिएगा इसमें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान, ये 4 राज्य हैं जो उससे लाभान्वित होते हैं। और सरदार सरोवर और महेश्वर नर्मदा नदी पर ये निर्मित 30 बांधों पर 2 सबसे बड़े बांध हैं ये। और इसी से संबंधित है नर्मदा बचाओ आंदोलन, क्योंकि यही जब परियोजना वहाँ पे ये बांध का निर्माण जब किया जा रहा था तो वहाँ पे आसपास के स्थानीय क्षेत्रों के लोगों ने वहाँ पे काफ़ी विरोध किया था और नर्मदा बचाओ आंदोलन चला था, जिसके जनक जो है कि मेधा पाटकर थे। और ये आंदोलन काफ़ी दिनों तक चला था। ये 1980 के दशक में इसके विरोध में, यानी कि सरदार सरोवर बांध का विरोध मेधा पाटकर ने किया था। 1980 के दशक की बात है। अगला प्रश्न यहाँ से है कि भारत में खेती के आदिम रूप के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है। खेती के आदिम रूप के लिए, यानी कि बहुत पहले जो खेती होती थी तो उसके लिए किस शब्द का प्रयोग करते हैं। तो इसका सही जवाब देख लीजिएगा कि भारत में जो आदिम जो खेती होती थी उसके लिए एक से अधिक उसमें से शब्द इस यहाँ पे दिए गए हैं। जैसे कि देखिएगा इसमें पामा डाबी भी इसको कहते हैं, मिल्पा, वेबर, ये सभी क्या है कि झूम कृषि जो होती थी पहले, तो ये वहाँ पे स्थानीय रूप से वहाँ के लोग अलग अलग उसको शब्दों से पुकारते थे या उसको जाना जाता था। तो अभी भी आप जान सकते हैं कि उसको स्लैश एंड बर्न कृषि कहा जाता है, यानी कि उसको स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं, काटो और जलाओ अथवा बुश फैलो कृषि के नाम से भी जाना जाता है।
और स्थानीय रूप में पूर्वी राज्यों में से झूम कहते हैं, मध्य प्रदेश में बेबर या दाहिया कहते हैं, छत्तीसगढ़ में डीपा के भी नाम से जानते हैं, उड़ीसा में पामाडाबी और आंध्र प्रदेश में पोडू के नाम से जानते हैं, जबकि पूर्वी राजस्थान में बत्रा और केरल में कुमारी नदी कृषि के नाम से इसे जाना जाता है। यानी कि जो आदिम खेती होती थी उसके सभी नाम हैं, जिसे आप झूम कृषि के नाम से भी जानते हैं। और देखिए अगला प्रश्न भी उसी से संबंधित है कि झूम कृषि के खेती के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल है, यानी जो इसमें मेल जो दिए गए हैं, युग्म दिया गया है, इसमें कौन सही है। तो देखिए इसमें जो मिल्पा है ये मध्य अमेरिका में कहा जाता है, ये सही है। बाकी आप देखिएगा ये जो नाम दिया गया है लदांग, ये मध्य अमेरिका दिया गया है, जो अफ्रीका दिया गया है, ये गलत है, क्योंकि लदांग जो है ये कहा जाता है जावा या मलेशिया में कहा जाता है लदांग झूम खेती को। और कोनुकू जो दिया गया है कोनुको, ये वेनेजुएला में कहा जाता है, जबकि यहाँ पे मैक्सिको दिया गया है। यानी कि इसमें से एक ही ऑप्शन सही, एक ही युग में सही दिख रहा है, यानी कि मिल्पा जो है कहा जाता है मध्य अमेरिका में, ये ऑप्शन सही है। और अगला प्रश्न है कि भारत में आरंभ में अरेबिका कॉफ़ी की खेती निम्नलिखित में से किस स्थान पर की गई थी। यहाँ पे देखिएगा, और इसका सही जवाब है कि भारत में आरंभ में जो अरेबिका कॉफ़ी की खेती की गई थी, यानी कि बाबा बुदन की पहाड़ी पर की गई थी। और इस तरीके से ऑप्शन इसका बी सही है। अगला प्रश्न देखिए इसका कि निम्नलिखित में से खनिजों का कौन सा समूह गैर धात्विक श्रेणी से संबंधित हैं। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी में जो दिया गया है, यानी कि अभ्रक, चूना, पत्थर और संगमरमर, ये जो है कि गैर धात्विक श्रेणी से संबंधित हैं। इसके बाद के प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में पाइराइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। पाइराइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है। और बिहार इसका सही जवाब है, क्योंकि बिहार में पाइराइट का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। पाइराइट में लगभग 47% जो है कि वो सल्फ़र युक्त, उसका सल्फ़र का भंडार पाया जाता है। और बिहार में अभ्रक जो है कि गया में मिलता है, नवादा बिहार में अभ्रक जो है गया, नवादा और जमुई के क्षेत्रों में पाया जाता है। तो इस तरीके से इसका सही जवाब है ऑप्शन बी सही जवाब था, यानी कि बिहार जो है कि सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है पाइराइट का। और इसका अगला प्रश्न है कि भारत में भूतापीय ऊर्जा दोहन केंद्र कहाँ स्थित हैं। और इसका सही जवाब है कि जो भूतापीय ऊर्जा का दोहन केंद्र जो है कि भारत में एक से अधिक राज्यों में है, यानी कि यहाँ पे हिमाचल प्रदेश के, ये देखिए पहला जो ऑप्शन दिया गया है, यानी कि हिमाचल प्रदेश के पार्वती घाटी में और लद्दाख के पूबा घाटी में, यानी कि दोनों ही ऑप्शन सही हैं, एक से अधिक इसके लिए सही जवाब है। नेक्स्ट है कि लौह एवं इस्पात उद्योग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। और यहाँ पे देखिएगा, इसमें ऑप्शन को पढ़िए और देखिएगा, इसमें इसे प्रकाश उद्योग कहा जाता है, ये कथन जो है कि सही यहाँ पे नहीं दिया गया है, क्योंकि आप जानते हैं कि लौह और इस्पात उद्योग जो है वो किसी भी देश के लिए आधारभूत उद्योग होते हैं, तो इससे प्रकाश उद्योग तो नहीं कहा जाता है। लेकिन इसका नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से चरम स्थान पूर्व और पश्चिम गलियारे से जुड़े हुए हैं, ये बताना है। और इसमें से देखिए, पूर्व पश्चिम गलियारा जो असम के सिलचर को गुजरात के पोरबंदर से जोड़ता है, और इसके लिए ये ऑप्शन बी सही है कि ये जो है कि उससे जुड़े हुए हैं, सिलचर और पोरबंदर। और नेक्स्ट है कि मिसमी, बरैल और लुसाई क्या है, ये बताना है। मिसमी क्या है, बरैल क्या है और लुसाई क्या है। तो मिसमी जो है कि ये सभी पहाड़ियाँ हैं। मिसमी पहाड़ियाँ भारत के पूर्वोत्तर सिरे पर उत्तरी पूर्वी राज्य जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित हैं। और यहाँ पे इसका सही जवाब है, यानी कि ये क्या है, तो पहाड़ियाँ हैं। और आप देख सकते हैं बरैल जो पर्वतमाला है पूर्वोत्तर भारत में स्थित हैं। और इसके बाद जो है ये मिसमी जो है ये तो बता दिया कि पूर्वोत्तर भारत के हैं ये सब। और लुसाई के संदर्भ में है कि ये लुसाई जो है ये इसको देख लीजिएगा कि दक्षिण पूर्वी मिजोरम राज्य में स्थित जो मिजो हिल्स था पहले, इसको लुसाई हिल्स कहा जाता था पहले, जो कि अब इसको मिजो हिल्स कहते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से है कि भारत की प्राचीनतम चट्टानों में सम्मिलित नहीं है कौन। भारत की प्राचीनतम चट्टानों में कौन सम्मिलित नहीं है। और इसका सही जवाब है कि देखिएगा, जो धारवाड़ क्रम की जो चट्टानों का निर्माण आर्कियन क्रम की चट्टानों के अपरदन और निक्षेपण के फलस्वरूप हुआ है। तो यहाँ पे पूछना है कि ये प्रश्न पूछा गया है कि भारत की प्राचीनतम चट्टानों में कौन सम्मिलित नहीं है। तो देखिए, भारत में जो प्राचीन क्रम की जो चट्टानें हैं वो आर्कियन युग की ये जो चट्टान है भारत में, और यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिया गया। इस तरीके से ऑप्शन ई सही जवाब है इसके लिए, क्योंकि भारत का जो प्राचीनतम चट्टान है वो आर्कियन युग का है, जो कि ऑप्शन में नहीं है। अगला प्रश्न है कि असम हिमालय
में हिम रेखा की ऊंचाई क्या है? असम हिमालय में हिम रेखा की ऊंचाई क्या है? 4400 मीटर इसकी ऊंचाई है। और असम हिमालय जो है तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच 720 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत हैं। और हिमालय के इस खंड का सर्वोच्च पर्वत जो है कि नामचा पर्वत है। अगला प्रश्न यहाँ से देख सकते हैं आप, कुछ ही प्रश्न बच गए हैं कि पेन्नार नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? पेन्नार नदी का उद्गम स्थल कर्नाटक के कोलार जिले में जो है, और वहाँ पे जो नंदी दुर्ग पहाड़ी से निकलती हैं और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं पेन्नार नदी। तो इस तरीके से सही जवाब इसका ऑप्शन सी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जनवरी माह में भारत में 20 डिग्री सेंटीग्रेड की समताप रेखा का विस्तार माना जाता है। ये कहाँ पे माना जाता है? और सही जवाब है कि इसमें ये ऑप्शन ए में है कि कर्क रेखा के समांतर किंतु दक्षिण भाग में ये जनवरी माह में 20 डिग्री सेंटीग्रेड की समताप रेखा का विस्तार पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि पश्चिमी हिमालय में उपोष्णकटिबंधीय वनस्पति के विस्तार की उच्चतम सीमा क्या है? पश्चिमी हिमालय में उपोष्णकटिबंधीय वनस्पति के विस्तार की उच्च सीमा क्या है? और इसका सही जवाब है कि जो औसत जो सागर तल से यानी कि 1524 मीटर उसकी उच्चतम जो है कि सीमा मानी जाती है जहाँ पर उसका विस्तार है। और अगला प्रश्न है कि उष्णकटिबंधीय मानसूनी पतझड़ वर्षा वनों को वर्षा जल की औसत आवश्यकता होती है। उष्णकटिबंधीय जो मानसूनी जो पतझड़ वन होते हैं उसमें कितने सेंटीमीटर की जो है वो औसत वर्षा की या औसत जल की आवश्यकता होती हैं? और इसका सही जवाब है, इसमें देखिएगा, इसमें ये वन जो है कि सबसे पहले है जो उष्णकटिबंधीय जो मानसूनी वन हैं ये भारत के सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए हैं। और ये वन क्षेत्र जो है कि वैसे क्षेत्रों में विस्तृत हैं जहाँ पर 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती हैं। और इस तरीके से 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक की वर्षा जो है इसमें, यानी कि ये भी सही हो सकता है और ये भी हो सकता है, यानी कि ऑप्शन डी सही जवाब है इसके लिए। और नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक ज्वारीय वन क्षेत्र वाले राज्य कौन है? ज्वारीय वन क्षेत्र वाले राज्य कौन हैं? और इसका सही जवाब है कि भारत में सर्वाधिक जो ज्वारीय वन क्षेत्र वाले राज्य हैं यानी कि पश्चिम बंगाल और गुजरात हैं। भारत में ज्वारीय वन पश्चिम बंगाल, गुजरात, तमिलनाडु में, अंडमान निकोबार और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में पाए जाते हैं, यानी कि ऑप्शन ए सही जवाब है। और इसके बाद के प्रश्न हैं कि महाभारत लेख नामक पर्वत स्थित है। महाभारत लेख ये पर्वत कहाँ स्थित है बताना है इसमें। तो और ये नेपाल में है, यानी कि ऑप्शन बी सही जवाब है इसके लिए। और इसका आखिरी प्रश्न है आज के, यानी कि जो प्रैक्टिस सेट था, यानी कि एक तरीके से ये प्रीवियस ईयर का पेपर है बीपीएससी टीआरई 2 के लिए। तो इसका आखिरी प्रश्न है कि आरएल सिंह ने भारत के प्रादेशिक विभाजन के आधार तत्व के रूप में लिया है किसको? यानी कि आरएल सिंह जो हैं ये किसको इन्होंने लिया है? तो देखिएगा इसमें एक से अधिक इसके लिए सही जवाब है, यानी कि भारत के प्रादेशिक विभाजन के आधार जो है कि तत्व हैं, यानी कि तत्व उचावच हैं, जलवायु की विशेषताएं और मिट्टियाँ, ये सभी चीज़ें होती हैं। तो इसमें एक से अधिक सही जवाब है, यानी कि भौतिक आकृति भी उसके लिए जिम्मेवार है, भूगर्भिक संरचना भी है और अस्तित्व, ये सभी कुछ उसमें शामिल करते हैं। तो इस तरीके से ऑप्शन डी सही जवाब है इसके लिए। और ये प्रीवियस ईयर का पेपर था, बीपीएससी टीआरई 2 में पूछे गए प्रश्न थे ये सभी, जो 9 दिसंबर और 2023 को ये पूछा गया था। तो इसमें आपने देखा कि जो प्रश्न हैं वो थ्योरेटिकल हैं, बहुत आसान भी उसको नहीं कहा जा सकता है, थोड़ा सा थ्योरेटिकल प्रश्न है। तो आप अपनी तैयारी को जारी रखें और उसको बेहतर करें।